हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज की अपडेट्स को लेकर। तो स्कूलों में सुविधा दे या घर से पढ़ाने की छूट। तो देहरादून से न्यूज़ है, सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही तमाम तरह की दिक्कतें भी सरकारी स्कूलों में सामने आने लगी हैं। जहां प्रिंसिपल सभी शिक्षकों को स्कूल आकर पढ़ाने को कह रहे हैं। शिक्षक अच्छी नेट कनेक्टिविटी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कनेक्टिविटी नहीं मिल सकती है तो उन्हें घरों में ही पढ़ाने की छूट मिले, क्योंकि ज़्यादातर के घरों में नेट के कनेक्शन हैं। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला मंत्री अनिल नौटियाल ने बताया कि सभी प्रिंसिपल शिक्षकों को स्कूल बुला रहे हैं, वहां से ऑनलाइन कक्षाएं देने को कहा गया है। पर स्कूलों में अच्छी नेट कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है। इस कारण शिक्षकों को दिन भर वहां बैठे रहना पड़ता है और ठीक से ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं लगा पाते हैं। उन्होंने कहा कि या तो सभी स्कूलों में सुविधा उपलब्ध कराई जाए या फिर शिक्षकों को घर से पढ़ाने की अनुमति दी जाए। यदि घरों से ही पढ़ाई हो तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के अभिभावक शाम को ही बच्चों को मोबाइल दे पाते हैं, जिससे बच्चे शाम को ही पढ़ते हैं। ऐसे में स्कूलों में शिक्षक दिन में काफ़ी समय खाली रहते हैं। ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में अच्छी नेट कनेक्टिविटी नहीं है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से उठाई मांग। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एसोसिएशन इंटरनेट की दिक्कतें तो हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर से स्कूल खुलने को जो आदेश हुए हैं उसी के अनुसार सभी शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। जब नहीं बुलाने के आदेश आएंगे तो शिक्षकों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। अभी अभी 5 दिन ठंड से राहत नहीं, हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। तो नई दिल्ली पहाड़ों से लगातार हो रही ठंड, बर्फबारी के कारण बेकाबू होती ठंड से अगले 5 दिनों तक राहत के आसार नहीं हैं। इस दौरान ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। हवा ने भी मौसम में ठंड के असर को कई गुना कर दिया है बढ़ा दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ने बुधवार को बताया कि आगामी दिनों में बादल छाए रहेंगे और ठंड का प्रकोप अभी जारी रहेगा। विक्षोभ के कारण 21 से 23 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जनवरी को होने वाले पश्चिमी विक्षोभ अब 21 जनवरी के आसपास सक्रिय होगा, जिससे शुक्रवार से रविवार तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। हिमखंड गिरने से 23 घंटे बाद बहाल हुआ मनाली केलांग मार्ग। तो बीआरओ के ने करीब 23 घंटे बाद मनाली केलांग सड़क मार्ग ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है। हिमखंड के मलबे के आर पार फंसे दर्जनों वाहनों समेत सैकड़ों यात्री लंबे इंतजार के बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे मोलिंग पुल के समीप 2 से 3 जगह हिमखंड गिरने से मार्ग बंद हो गया था। घटना के बाद के काफ़ी देर बाद बीआरओ की मशीन पहुंची, लेकिन देर रात तक मशीन कोशिश करने के बावजूद मार्ग को बहाली नहीं किया जा सका। इस कारण पांगी किलाड़ के करीब 55 और लाहौल के 5 लोग फंसे रहे। इसमें 22 महिलाएं और 6 बच्चे भी शामिल हैं। प्रशासन पुलिस की टीम रात 12 बजे तक मोलिंग पुल में बीआरओ की टीम के साथ राहत कार्य में जुटी रही है। कोरोना सर्दी का सितम आई हुई कम। तो यहाँ पर हल्द्वानी और काठगोदाम डिपो को 16 दिन में 1.5 करोड़ का नुकसान। कोविड संक्रमण बढ़ने पर दिल्ली जाने से बच रहे हैं यात्री। तो हल्द्वानी डिपो कोरोना संक्रमण की और सर्दी के चलते जनवरी में रोडवेज का काफ़ी नुकसान हुआ है। हल्द्वानी और काठगोदाम डिपो को पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जनवरी में अब तक 16 दिन के भीतर 1.5 करोड़ से अधिक का झटका लगा है। यात्रियों की संख्या बेहद कम होने से रोडवेज प्रबंधन खासा चिंतित है। 5 दिन में 48% तक घटी जांचें और केंद्र ने कहा राज्य नहीं समझे निर्देश। तो यहाँ पर नई दिल्ली से नियमों में बदलाव होने की ही राज्यों में तेज़ी से कम हुई कोरोना जांच पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाराज़गी जताई है। मंत्रालय ने एक दिन पहले ही राज्य और संघ शासित प्रदेशों को पत्र भी जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव आरती आहूजा ने कहा राज्यों में जांच कम करने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि उन्हें जांच के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए कहा गया था। सलाह दी गई थी कि वे ज़रूरतमंद रोगी को प्राथमिकता दें। इसका असर यह होगा कि रोगी निगरानी से बाहर भी नहीं जा सकेगा और समय रहते संक्रमण की पहचान व उपचार भी मिल सकेगी। 3 दिन में ही दिखने लगा असर। तो नियमों में बदलाव का असर 3 दिन बाद 14 जनवरी को दिखा, जब एक दिन में 8.6 लाख सैंपल की
आरटी-पीसीआर की जांच हुई। 14 जनवरी से पहले 10 से 12 जनवरी के बीच रोजाना 11.20 लाख से अधिक सैंपल की जांच देश में हो रही थी। 15 जनवरी को यह संख्या 8.89 लाख और आई आई लेकिन इसके बाद 16 जनवरी से 8.39, 17 जनवरी को 8.41 और लाख और 18 जनवरी को 7.92 लाख तक पहुंच गई है। क्या होनी चाहिए प्राथमिकता? जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण हैं उनकी जांच प्राथमिकता से होनी चाहिए। आरटी-पीसीआर पॉजिटिव रोगी के संपर्क में अति जोखिम वालों की जांच अनिवार्य है। अति जोखिम में वरिष्ठ नागरिक भी हो सकते हैं या फिर पहले से सहायक बीमारी से ग्रस्त रोगी भी हो सकते हैं। पहाड़ के लोगों ने नकारे सबसे अधिक नेता। तो यहाँ पर उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले पहाड़ के लोग नोटा का विकल्प चुनने में काफ़ी आगे रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 70 विधानसभा में रहने वाले 50,000 से अधिक लोगों ने किसी प्रत्याशी को वोट देने के बजाय नोटा का विकल्प चुना। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2022 के चुनाव में भी नोटा विकल्प बड़े बड़े दावे करने वाले दलों और उनके प्रत्याशी की मुसीबत बन सकता है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत में 1,000 से अधिक का ही बना पसंद। 2013 में निर्वाचन आयोग ने दिया था मतदाताओं को विकल्प। कुमाऊं मंडल में चुनाव से पहले शराब और पैसे का खेल शुरू। तो विधानसभा चुनाव में सामान्य निर्वाचन के मकसद से गठित उड़न दस्ता टीम ने वो एसओजी हाथ बड़ी सफलता लगी है। छापेमारी के दौरान संयुक्त टीम ने आचार संहिता के दौरान तहसील के देवली खेत में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। इस एक बंद मकान में अंग्रेजी शराब की 170 पेटियां स्टॉक पर रखी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अभियोग दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामद शराब की बाजार कीमत 10.660 लाख आंकी गई है। अवैध शराब के धंधे में लिप्त 7 पर कार्रवाई। नेहरू कॉलोनी में कार से 37 लाख रुपए मिले। गोदाम का ताला तोड़कर शराब पकड़ी। रामपुर बॉर्डर में युवक ने से 2 लाख बरामद। उत्तराखंड में 13 लाख बुजुर्ग मतदाता निभाएंगे अहम भूमिका। तो उत्तराखंड की न्यूज है। चुनावों में वरिष्ठ नागरिकों व बुजुर्गों के मुद्दे हमेशा गायब रहते हैं। बच्चों से दूर अकेले रह रहे बुजुर्गों की सुविधाओं का सभी सियासी दलों का ख्याल रखना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में अकेले रहने वालों की सुरक्षा का मुद्दा भी अहम है। तो उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे ही हावी हैं। राज्य के बुजुर्ग मतदाताओं की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है, जबकि राज्य में 60 वर्ष से अधिक वर्ग के वोटरों की संख्या 12,88,529 है। यह राज्य के कुल मतदाताओं का करीब 16% है। बुजुर्ग मतदाता वोट देने में भी आगे रहते हैं। ऐसे में बुजुर्ग वोटरों के आशीर्वाद के बगैर राजनीतिक दलों की बात बनने वाली नहीं है। उन्हें बुजुर्ग वोटरों के मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। कोरोना जांच बढ़ते ही संक्रमण में आया उछाल। तो देश में कोरोना की जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमण में एक बार फिर उछाल दिखने लगा है। बीते दिन 18.60 लाख लोगों की जांच की गई तो 2,82,970 मरीज मिले। तीसरी लहर के दौरान यह अब तक आए सबसे ज़्यादा मामले हैं तथा जांच भी सबसे ज़्यादा है। चिंता की बात है कि दिल्ली, केरल समेत कई राज्यों में संक्रमण दर फिर बढ़ रही है। केरल में यह 37% को पार कर गई है। पैरा सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 18.31 लाख हो गई है। बुधवार को इसमें 8,84,372 मरीज जुड़े हैं। बुधवार को 441 मौतें दर्ज की गई। इसमें 83 मौतें केरल से ही हुई हैं। पैर पसार रहा ओमिक्रॉन। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में संक्रमण में भले ही कमी आई है, लेकिन अब ओमिक्रॉन राज्य में पैर पसार रहा है। संक्रमण तेजी से बढ़ने के पीछे भी यही वजह है। इस महीने के आखिर तक यह स्थिति जारी रहने की आशंका भी व्यक्त की गई है। आपकी याददाश्त तेज़ करती है गहरी नींद। तो लोगों के साथ अक्सर ये परेशानी देखी जाती है कि वे नामों और चेहरों को याद नहीं रख पाते हैं। उनको याद रखने के लिए दिमाग पर जोर डालते रहते हैं। हाल ही में इस शोध से दावा किया गया है कि गहरी नींद आपकी स्मृति को तो तरोताज़ा करने और याददाश्त को मजबूत करने का एक अच्छा माध्यम है। साथ ही भूलने जैसी समस्या से आपको छुटकारा दिला सकती है, बशर्ते नींद और नींद के दौरान उसमें कोई व्यवधान ना आया हो। तो शोध में 18 से 31 साल के प्रतिभागी शामिल थे। शोधकर्ताओं ने अपने शोध में 18 से 31 आयु वर्ग के 24 प्रतिभागियों को शामिल किया। इन्हें अमेरिकी इतिहास और 40 और अन्य में से जापानी इतिहास से जुड़े लोगों के 40 नामों को याद करने के लिए कहा गया।
उसके बाद उनमें उनसे उनके बारे में पूछा गया। इस अभ्यास के बाद सभी को सोने दिया गया और शोधकर्ताओं ने सावधानी पूर्वक इन्हें इन्हें मस्तिष्क में गतिविधि की निगरानी की। इस दौरान इनके आसपास कुछ नामों को धीरे से स्पीकर से बजाया गया, तो जो वर्ग इससे जुड़े थे प्रतिभागियों के जागने के बाद उनसे दोबारा चेहरों नामों को पूछकर यह शोध किया गया। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 25 मरीज और मिले। राज्य भर में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 118 पहुंची। अधिकांश संक्रमित घर से ही हो रहे हैं स्वस्थ, सतर्कता जरूरी। पूरे उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित 25 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य भर में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 118 हो गई है। हालांकि ओमिक्रॉन से संक्रमित सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बुधवार को बताया कि दून मेडिकल कॉलेज की लैब से बुधवार को आई रिपोर्ट के अनुसार 25 सैंपलों की जांच में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्य भर में ओमिक्रॉन से संक्रमित की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। इनमें से कोई भी मरीज गंभीर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की ज़रूरत है। बुनियादी ढांचे और नौकरियां बढ़ाने पर जोर होगा। तो पिछले साल की तरह इस साल भी वित्त मंत्री के सामने बजट के साथ साथ कोरोना महामारी के चलते हो रहे अधिकांश नुकसान से निपटने की चुनौती साफ नज़र आ रही है। पिछले साल कोरोना के मामले बजट के बाद बढ़े थे, लेकिन इस बार तो देश में तीसरी लहर के साथ ही बजट सामने बनाने का काम जारी है। ऐसे में सरकार का फोकस आर्थिक राहत के साथ साथ नौकरियां बढ़ाने के लिए होगा। नई टैक्स प्रणाली अपनाने के लिए मिल सकती है कई छूट। 5 लाख रुपये हो सकते हैं छूट सीमा दोनों कर प्रणाली में, और 2.5 लाख रुपये है मौजूदा छूट सीमा दोनों कर प्रणाली में। 1.5 लाख रुपये ही की छूट 80-100 के तहत नई प्रणाली में नहीं। शीतकालीन अवकाश में भी होंगे प्रवेश। एम बी पी जी स्नातक द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश शुरू। एमबीपीजी कॉलेज 6 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश पर बंद है, लेकिन महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। स्नातक द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश शुरू हो गए हैं। इसके अलावा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में भी विभिन्न विषयों की 5वीं मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। महाविद्यालय प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि शीतकालीन अवकाश में प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि इस अवधि में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जा सके। एमबीपीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर BR पंत ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम विश्वविद्यालय की ओर से जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए महाविद्यालय को पोर्टल खोल दिया गया है। नीट यूजी की काउंसलिंग शुरू। आज से विकल्प भरने का अवसर। तो केंद्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के बहुप्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। 24 जनवरी तक विद्यार्थी पंजीकरण करने के साथ ही फीस का भुगतान कर सकते हैं। वहीं बृहस्पतिवार से छात्रों को कॉलेज और संस्थानों के लिए विकल्प भरने का अवसर दिया गया है। ओमिक्रॉन के साथ कोरोना खत्म नहीं हो रहा, नया स्वरूप आएगा। WHO। तो दुनिया में पिछले एक दिन में जहां 30.17 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है, वहीं उसी अवधि में 8,039 मौतें भी हुई हैं। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बावजूद इस कोरोना के खत्म होने का संकेत बताने वालों को WHO प्रमुख टेड्रॉस गैब्रेयेसस ने चेतावनी दी है। नामांकन कल से ऑफलाइन तो संग ऑनलाइन का भी विकल्प होगा। तो प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुक्रवार से शुरू होने जा रहे हैं। कोविड संक्रमण की वजह से पहली बार ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी जा रही है। हालांकि ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने वालों को भी ऑफलाइन अब उसका प्रिंट जमा करना होगा। 28 जनवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे। इसके बाद 29 जनवरी को नामांकन की छंटनी होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। 10,000 रुपये है नामांकन राशि। जमानत राशि विधानसभा चुनाव नामांकन के लिए सभी प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 10,000 रुपये है। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों के लिए रकम 5,000 होगी। इस हफ्ते बारिश और बर्फबारी के आसार। 22 और 23 जनवरी को बर्फबारी का येलो अलर्ट। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 22 और 23 जनवरी के लिए पहाड़ी जिलों में 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में के मध्यम बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बर्फ जमा होने से सड़कों का अवरोध और बिजली तारों का नुकसान पहुंच सकता है। लोगों को पहाड़ों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। प्रदेश में 4,402 नए कोरोना संक्रमित मिले, 6 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। दूसरे दिन भी प्रदेश में
4,400 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हुई है। 1956 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। 2,22,962 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण बढ़ने से प्रदेश में रिकवरी दर 90% कम हो गई है, वहीं संक्रमण दर बढ़ रही है। जो पुरानी पेंशन को घोषणा पत्र में जगह देगा उसे वोट देंगे कर्मचारी। तो कर्मचारी संघ ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया है कि जो घोषणा पत्र में जगह दे उसे बोर्ड ने बुधवार को मोर्चा में की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्चुअल बैठक मोर्चा के प्रांतीय प्रभारी विक्रम सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। विक्रम ने कहा कि आज पूरे उत्तराखंड के अधिकारी कर्मचारी एक ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग राजनीतिक पार्टियों से कर रहे हैं। उन्होंने सभी जिलों के कर्मचारियों से अपील की कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो भी पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता देगी, कर्मचारी परिवार सहित उसी पार्टी को अपना वोट दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की ताज़ा अपडेट। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।